हाँ, गुड इवनिंग नीरज। नीरज। हेलो। हाँ हाँ हाँ। यार ये गुड नैम इवनिंग। नैम वाले में किया क्या है? सर सॉरी सर, वो क्या था ना, क्वेश्चन के नाम पर था क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन एक ही साथ है, तो उसी के हम इंक्लूड आंसर लिख दिए हैं। क्या यार। यार ये बेवकूफी कभी नहीं करनी है। ये सर सॉरी सर। तो कहने का मतलब नाम पर भी सर दो तीन बार क्वेश्चन पूछ चुका था, तो भाई इसीलिए एक ही पूछ चुका क्वेश्चन है, आपको। तुम सवाल देखकर जवाब लिखोगे ना। हाँ सर, हम एक ही बार कंबाइन सबको कर दिए, एक ही क्वेश्चन में एक ही आंसर में सबको, इसीलिए मैं ऐसा हो गया सर। मतलब कि जैसे ही मैंने जवाब पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये कर क्या रखा है इसने। हम सर आंदोलन पर लिख दिए हैं सर, वो केवल एक गुट निरपेक्षता पर सवाल क्वेश्चन पूछ रहा था। एग्जैक्टली सवाल तुम देखो, सवाल मूवमेंट। जब मैंने यहां से रिप्लाई लिखा, तब आपके समझ में आया ना कि नॉन अलाइनमेंट और नॉन नैम में क्या डिफरेंस है। हाँ सर, हाँ सर। ये बेवकूफी नहीं करनी है यार। सारी मेहनत खत्म कर दोगे अगर ऐसी बेवकूफी करोगे तो। नहीं सर, क्या हुआ ना सर, देखिए आपको क्वेश्चन और शेयर करते हैं ग्रुप में, जैसे कि भैया क्वेश्चन और पहले नहीं, मेरे को वो जानना ही नहीं है। ये हाँ सर, तुम्हारी ये जिम तो ये है। तुम्हारी जिम्मेवारी है ना कि जो भी सवाल हो, सवाल के मुताबिक तुम्हारा जवाब होना चाहिए। हाँ सर, ये दूसरा हम किसकी क्वेश्चन सर, जिम्मेवारी है? दूसरा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी सर, दूसरा क्वेश्चन फिट करना था तो वो क्वेश्चन फिट हो गया है उसमें। वो दूसरा के आंसर है सर, सॉरी। अच्छा, वो दूसरे सवाल का आंसर है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन दूसरा फिट हो गया उसमें। अच्छा चलो फिर ठीक है, तो फिर सही वाला भेज देना, सही हाँ, वाला सही सवाल। वाला आपको, केवल क्वेश्चन सही वाला भेजते हैं हम सर आपको। इसमें तब कंफ्यूजन हो गया था। मुझे लगा कि ये कर क्या रखा है। नहीं, नहीं सर। वो नहीं हुआ है। तुमने सवाल को गलत समझ के गलत जवाब लिखा, इतना तो मैं देखिए, पक्का हूँ। अरे नहीं, देखिए आपको हम भेजते हैं, तुरंत रुकिए, ग्रुप में आपको भेज रहे हैं, रुक जाइए। इसमें गुरप्रीत, क्या आपने होता है? आपने वो कॉपी देखी? सर वो हिंदी में होता है ना, तो समझ में नहीं आता। हाँ देखो, वो सवाल क्या कर रहा है। सवाल तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, एक बार सवाल वो देखो। एक मिनट सर, जो आपने सेंड किया था। हाँ, जो एक मैंने मिनट इसे सर। अभी सवाल कॉपी सेंड किया है। मैंने भी इस कॉपी से जो सबमिट की है ना, वो कॉपी एक बार देखो, उसमें सवाल इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एक औ- मिनट। और ये बहुत कॉमन गलती है जो हम लोग करते हैं, वो बहुत कॉमन गलती है। हाँ, वो होता है, एक बार स्टॉपर से भी सुने थे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, समथिंग कुछ और कुछ लिख कर आ गए थे। क्योंकि हमें ये क्लियर होना है कि नॉन अलाइनमेंट इंडिया की पॉलिसी है, और नॉन नैम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो एक हाँ जी मूवमेंट सर। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी जी। सर, ये तो अलग अलग है ना सर, नॉन अलाइनमेंट और नैम तो। एग्जैक्टली सवाल दोनों पे आ सकता है कि नॉन अलाइनमेंट का रेलेवेंस और नैम का रेलेवेंस। देखिए अच्छा आप सर, इन्होंने लिए। इकट्ठा कर दिया, वो नैम का लिख दिया। ये इकट्ठा नहीं किया, पूरे का पूरा नैम पर ही जवाब है। डैम पर ही अच्छा, लिखे। मैं पूरा तो नैम समझ में नहीं नैम आया। पर जवाब है। क्योंकि देखिए जब आ आप गया क्वेश्चन, आ गया। आ गया सर, अच्छा, देखिए आपको क्वेश्चन फिट टेलीग्राम पे करते हैं। भेजा है? ठीक है, मैं देख रहा हूँ हाँ रुकिए, टेलीग्राम भेज पे। रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं सर। ठीक है। वो वही सर हम मेरे को क्वेश्चन समझ सर। में नहीं आया, उसको आप डांट क्यों रहे थे? अब वो समझ, डांटेंगे नहीं तो न्यूज। अब कैसे याद कुछ पता करेंगे। चला? हाँ जी, हाँ डांटेंगे जी। नहीं तो पीछे पता चलेगा, नहीं तो होश में नहीं रहेंगे, बेहोश में आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन सर। एक मिनट। इन द प्रेजेंट context of international politics, non-alignment movement has lost its relevance. Critically examine the statement. हाँ, ये चलेगा, ये सवाल चलेगा। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था सर, हम दूसरा ये कर दिए, इसीलिए ना इसके इतना। इसके कंटेक्स्ट में भी मैं पूरा आंसर पहले पढ़ूंगा, तब मैं हाँ हाँ, बताऊंगा पढ़ कि जो लीजिए। बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, या फिर बस बचने के लिए बोल रहे दे रहे हो कि सर कोई नहीं और नहीं, सवाल बचने के भेजना लिए तो था। ऐसे थोड़ी ना, आज दिन भर उसी को पढ़े थे, नाम ही को पढ़ रहे थे दिन भर। अच्छा चलो ठीक है, हाँ। पहले मैं गवर्नर वाला दिखाता हूँ, उसके बाद फिर एक हम्म। बार नॉन अलाइनमेंट वाला भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, बहुत हाँ हाँ डिटेल हाँ। में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि नेचुरल हम्म। है ना, मुझे भी तो टॉपिक को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। इस ठीक कारण है। से ठीक है।
तो हाँ सर। गुरप्रीत, मैं पहले इनके गवर्नर, पहले इनका जो कोई गवर्नर बात का, नहीं सर, आप देख लो, हमें भी हाँ पता चल जाएगा ना हाँ जब हाँ आप हाँ, बताओगे गुरप्रीत पॉइंट। गुरप्रीत नॉलेज एक्वायर करने में बहुत तत्पर रहती है, एकदम रेडी कहाँ है रहती है। ये? हाँ देखो, ये जो सवाल देख रहे हो ना गवर्नर का, क्वेश्चन पूछा है सर एग्जाम में बीपीएससी का। हाँ, तो देख लो गुरप्रीत, ये तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, हाँ जी तो सर, समझ इसी गए में सर। कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, अ गवर्नर शुड डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट जस्ट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है। हाँ जी सर। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। हम्म, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या है कि हमें दोनों एस्पेक्ट को दिखाना है कि सवाल क्या कर रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का एक्चुअल रोल क्या है एज पर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके यस। बाद है कि हकीकत में क्या हो रहा है इन रियलिटी। हमें एग्जाम्पल्स देना है जहां की ऐसा लग रहा है कि गवर्नर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। आपके यस सर। आंसर में ये चीज गायब है, आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। आपको एग्जाम्पल देना था सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप उत्तराखंड का नाम केस दे सकते थे, आप किसका, आप महाराष्ट्र का केस दे सकते थे, आप अरुणाचल प्रदेश का नेबाम रेबिया जजमेंट जो आया था उसका आप एग्जाम्पल दे सकते थे। हाँ ये हम सारे अरुणाचल एग्जाम्पल आपके आंसर से गायब हैं। नहीं सर, हम दिए हैं आपको, देखिए ना लास्ट वाला में जो अच्छा, टॉपिक था आप ना, अरे जो कि आते हैं विवाद। भाई, कॉपी कहीं गई हुई नहीं है, आपने हाँ। कहा। उसके अलावा जो पावर आपने डिस्कस किया ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि असल जो गवर्नर के फंक्शनिंग में दिक्कत हाँ आती है उसी वो को भी रहता है। डिस्क्रिशनरी पावर के कारण ही आता है। हम्म। जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, हम्म। लेकिन जहां पे वो कितने समय तक अपने बिल को होल्ड कर सकता है, बिल को रेफरेंस के लिए भेज सकता है, नहीं भेज सकता है, ये यस सर। सारी तो चीजें है ना। या तो वो सारा जो रेफरेंस, क्योंकि असल गवर्नर के ऑफिस के साथ दिक्कत ही आ जाता है मेनली उसका जो डिस्क्रिशनरी पावर, उसका डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा वाइड है, वाइडर देन इवन द प्रेसिडेंट। हम्म। पता है ना ये चीजें। यस सर। उसके बाद सरकारिया कमीशन का नाम गायब है, रिकमेंडेशन आपके आंसर लास्ट में गायब है, चाहे लास्ट में लिखे हैं सरकारिया सर का कि नाम लो, रिकमेंडेशन। कुच्छी का नाम लो। लास्ट में लिखे हैं सर रिकमेंडेशन में कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम आते हैं, हम आते हैं, हम आते हैं, आप चिंता काहे लिए कर रहे हैं, हम आते हैं। बस सर। और उसके बाद आप बाकी चीजें भी कर सकते थे। वो कौन सा वाला ये था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कौन सा कमेटी बनाया था, कि राजमन्नार कमेटी। राजमनार आयोग सर बनाया था हाँ, 1969 नहीं में। वो आयोग नहीं था, वो कमेटी थी। हाँ कमिटी, सॉरी कमिटी, हाँ। हाँ वो कमेटी थी, वो आयोग नहीं था। तो हम्म। राजमन्नार कमेटी, तो इस तरह की आप रिकमेंडेशन की बात करेंगे ना आप, फली नरीमन ने ना, इन्होंने जो सजेशन दिए हैं आप, क्योंकि आपके आंसर से सजेशन गायब है। ओके सर। बिल्कुल लास्ट में, पता नहीं लास्ट पैराग्राफ में एक आध होगा तो, बिल्कुल हम्म। लास्ट में अगर आपने लिखा भी है तो बिल्कुल लास्ट में लिखा है। हाँ तो वही लास्ट में लिखे थे एक ही जगह तो सजेशन जब सर। लास्ट में ये रिकमेंडेशन लिखिएगा तो कंक्लूड कब कीजिएगा? कंक्लूड लास्ट में कर दिए थे, जो दो तीन हाँ, लाइन में, चार तो लाइन में। लास्ट में कंक्लूड किए हैं कि रिकमेंडेशन लिखे हैं। आप कॉपी सामने नहीं पड़ी हुई है तो मेरे कुछ छुपाने को तो है नहीं अपने पास। सर देखिए कॉपी सर। दिखने रही है। कॉपी में सामने देख ले रहा हूँ, कभी कभी जरूरी पड़ जाती है यार। ठीक है ना। इंट्रो तो आपने बहुत अच्छा हम्म। किया, भारतीय संघात्मक, और हमें बार बार सवाल पर आते रहना पड़ेगा। मैं साइड में सवाल खोल भी लेता हूँ टैब में, क्योंकि क्वेश्चन पर बार बार आना पड़ेगा। एक, जस्ट एक मिनट यार, मैं वापस क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। और गुरप्रीत प्रीत है, बात है यार कि इसे डांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर है। नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि मेरे को समझ में नहीं आया कि उसको डांट क्यों पड़ रही है। उसे डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसने नॉन अलाइनमेंट के सवाल में नेम का आंसर लिख रखा था। नहीं हम बोले ओके। नहीं, गलती से सर सेट हो गया है अच्छा। क्वेश्चन। देखिए कोई आपको बात नहीं, सामने हम इस देख वाले रहे हैं। सवाल पर भी मैं चेक कर लूंगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, हाँ ठीक है ना।
तो ठीक है, सवाल हम लोगों ने देख लिया है। हाँ अब जी, हाँ आते जी सर। अब आते हैं जवाब पर। मैंने सवाल साइड में भी खोल के रख रखा है। इंट्रो में कोई दिक्कत नहीं है। आपने आर्टिकल का भी रेफरेंस दे रखा है। अनेक शक्तियां दी गई हैं, विभिन्न शक्तियां। इसमें वही बोला ना कि आपने लेजिस्लेटिव दे रखा है, विधायी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल भी लिख रखा है, लेकिन डिस्क्रेशनरी। नहीं लिख पाए हैं सर, क्योंकि दिमाग पर यहाँ नहीं पे लिख पाए। हमें ये बताना पड़ेगा कि असल दिक्कत जो है वो डिस्क्रेशनरी पावर के साथ आता है, क्योंकि इसका कोडिफिकेशन नहीं है और इसने गवर्नर को बहुत बड़ा रेमिट दे रखा है। इसी से के कारण तो हम्म, विवाद होता है। इसी के कारण और उसी के कारण विवाद होता है। हम्म। लेकिन इन शक्तियों के प्रयोग करते समय, किन शक्तियों के, क्योंकि देखिए जो नाम। एग्जीक्यूटिव पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, इनमें बहुत कम स्कोप है। हम्म। आपको पता है विधानसभा सत्र बुलाना, वो तो अभी हाल में हुआ था। या फिर नहीं अध्यादेश ऐसा, जारी करना, इस पर वैसे भी कोई ज्यादा इशू हुआ नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था कि आप बाहर फ्लोर टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, विधानसभा को बुलाइए वहां वो करवाइए। आप अरुणाचल बाहर प्रदेश नहीं वाला बोल वही सकते। नवाम रेबिया जजमेंट हाँ। था। हाँ यस सर। हाँ, वही नवाम 2016 वाला। रेबिया जजमेंट था। तो वही है। तो ये जो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ना कि असल में उससे क्या उम्मीद किया जाता है। तो गवर्नर का देखिए, गवर्नर का सीधा काम क्या है? गवर्नर का काम है कि ये देखना कि राज्य में जो सरकार चल रही है वो संविधान के मुताबिक चल रही है। उसका काम नंबर एक है। हाँ जी। काम नंबर दो क्या है? कि स्टेट सेंटर का जो भी कंसर्न है ना, सेंटर की, केंद्र की जो भी चिंताएं हैं वो राज्य सरकार तक पहुंचाना और बताना। हम्म। और जो राज्य की आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, वो एस्पिरेशन को सेंटर तक पहुंचाना। हम्म। इस तरह से ये मेन काम है ऑफिस ऑफ द गवर्नर का। लेकिन दिक्कत होने लगता है कब? जब आप रेफरेंस दोगे डिस्क्रेशनरी पावर का, कि डिस्क्रेशनरी पावर के कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं, और वहां पे आप एग्जाम्पल दोगे। जैसे आपने लिख रखा है ना, स्वतंत्र ना होकर केंद्र सरकार की सहमति तथा राजनीतिक लाभ से कार्य करता है, ये नहीं लिखना है। लिखना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। आप क्लियर हम्म। कट नहीं कर सकते ना कि केंद्र के कहने पर वो काम कर रहा है। नहीं। आलोचक ऐसा कहते हैं कि जैसे लिखा है, इसलिए इसे आलोचकों द्वारा केंद्र के एजेंट के रूप में संज्ञा दी गई है। तो वही है कि कुछ क्योंकि ऐसे काम होते हैं, और उनमें आप उदाहरण दोगे, जैसे कि महाराष्ट्र में जो हुआ। हम्म, महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि सडनली सुबह के सुबह बिना किसी मेजोरिटी के शपथ दिलवा दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को। हाँ। या हम्म। फिर जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, या फिर जब हम्म। आपका ये करवाना था, इसे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस फ्लोर मोशन टेस्ट। के रिगार्डिंग, चाहे आप कर्नाटका का हाँ। नाम ले सकते हो, अभी तो हर जगह है। या हम्म। फिर आप वेस्ट बंगाल का नाम ले सकते हो, कि राज्य का जो काम है ना, उसमें अपना ये दखल देना। करना, हम्म। उसमें इंटरफियर करना, उसमें दखल देना। आप इस तरह हम्म। से उदाहरण देकर बताओगे ना। यस सर। लेकिन वही देखो, अब आगे तक मैं चल के देखता हूँ कि उदाहरण राज्यपाल की, राष्ट्रपति का स्थायी नहीं होता या राष्ट्रपति आधारित होता है। हम्म। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय के बीसी सिंघल के बारे में। अब इसके बाद आप बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या जजमेंट दिए हैं। इसीलिए लिखे थे सर ये ऐसा हाँ, क्यों का है। कि राज्यपाल का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसे कोडिफाई करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने, आप बीपी सिंघल का जजमेंट दे सकते हो, वो एस आर बम्बई जजमेंट है का रेफरेंस, हाँ। क्योंकि 38 नंबर में आप लिख रहे हो ना, तो आप एस यस आर सर। बोमाई जजमेंट का रेफरेंस दोगे, सिंघल जजमेंट का दोगे, आप निबम रेबिया जजमेंट का रेफरेंस दोगे। हम्म। ठीक है ना? सरकारिया कमीशन ये नीचे में आ जाता, कि क्योंकि सरकारिया कमीशन नहीं कहा था ना कि लिंचपिन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ये जो है ना, हाँ कि जी कड़ी सर। का कार्य करता है, यहीं पे आपको देना था ना, यस सर। कि सरकारिया कमीशन के मुताबिक।
हाँ, इसमें लिख देते हैं, नोटेट कर देते हैं तो ठीक रहता है। अच्छा, काहे पता कि नहीं था सर। यार पॉइंट यहीं से मिलता है ना। जब तक आप हम्म। इन चीजों का नाम नहीं लिखोगे तब तक पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को कि तुमको ये सारी चीजें मालूम हैं। हम्म। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर जी। देखिए आप पहले अपने दिक्कत के बारे में लिख दिया हम्म। कि वो एजेंट की तरह काम करता है, और फिर यहाँ पे ठीक आप सर, नीचे उसके में एक बार फिर से उसी का रेफरेंस दे रहे हो कि लेकिन सिंगल राज्य राज्यपाल का के कुछ ऐसे कार्य हैं जो राज्य के बीच में, केंद्र और कारण राज्य के बनते बीच हैं। में कारण बन जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और जैसे त्रिशंकु विधानसभा। तो देखिए देखो, सर, अब एग्जाम्पल दिए हैं। अब सर देखिए एग्जाम्पल ये सब के दिए हैं, तो टॉपिक वाइज मैं कर कर। मैं बात स्ट्रक्चरिंग की कर रहा हूँ। आपने हम्म। दिक्कत की बात ऊपर में की, फिर आपने बीपी सिंघल का रेफरेंस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और इसके बाद आप फिर से दिक्कत बता रहे हो। हमें कहने का मतलब आंसर क्या है। आंसर को एक फ्लो में रखना है ना। यस सर। तो कहने का मतलब यही था कि कहने का मतलब जो से बीसी सिंगल वाला बाद लास्ट में लिखते हैं, ये वो सब बाद मुख्यमंत्री में की आएगा नियुक्ति। ना। जैसे देखिए, हाँ। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है अभी हम आंसर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको ब्रॉडली स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। भैया लिख लेना, नहीं तो ये श्रेया फिर से बोलेगी कि श्रेया सर एक बार फिर से बता देना, क्योंकि कल हम्म। उसने यही काम किया था। नहीं नहीं सर, हम आपका लिखते रहते हैं हाँ सर जी, जो तो भी आप सुनिए, बोलते हैं तो वही देखिए, सामने मेरा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या गवर्नर, क्या इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। ठीक है सर। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर से उम्मीद क्या है और गवर्नर की पावर क्या है। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद क्या हम्म। है कि इसके साथ दिक्कत क्या है। तो डिस्क्रिशनरी पावर के साथ दिक्कत है कि उसका कोडिफिकेशन हम्म। नहीं है। तो जब भी इस तरह से हम्म। कोई काम करता है तो लगता है हम्म। कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। वहां पर हम दो तीन उदाहरण देंगे। हम्म। ठीक है ना। यस सर। और वही यहाँ पे आ जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और त्रिशंकु विधानसभा वगैरह वगैरह। और इसमें हम एक एक हम्म। रेफरेंस, हाँ जैसे गोवा और बिहार में सबसे बड़ी सरकार को देकर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऊपर में जा चला जाता। और जब ये हम्म। सब हो जाता ना, उसके बाद आता कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि हम्म। राज्यपाल के पावर को सीमित करने के लिए, उसके कोडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं। वहां पे आप दोनों तीनों जजमेंट का रेफरेंस दोगे कि किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। हम्म। हम्म ठीक है ना। और उसके यस सर। बाद आपका आएगा कि चूंकि हमें एक लिक्विड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना है, इसलिए हम्म। जरूरत है कि ये दोनों एक दूसरे मिलके के, केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें, और इसके लिए राज्यपाल का रोल अहम हो जाता है। और तब आप दे हम्म। दोगे कि रिकमेंडेशन क्या क्या है। चाहे सरकारिया हम्म। का नाम लोगे, पुंछी का नाम लोगे, राजमन्नार का नाम लोगे। ठीक है ना। चाहे एनसीडब्ल्यू है। यस सर। हाँ, वो वेंकट चलैया कमीशन, हाँ NCRWC, हाँ। वेंकट चलैया कमीशन का, जिसका आपको नाम लेना है। हम्म। हाँ, तो ये वही है राष्ट्रपति शासन के संबंध में। ये सारे सही हैं। फ्रेमिंग सर गलती हो गया, कहने का मतलब ये वही कहने हाँ, आगे ये वही आगे स्ट्रक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना। हाँ। वही मैंने नीचे में लिख रखा है कि आपको रिकमेंडेशन पुंछी आयोग द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति समिति। समिति तो रख। देखो अब वही है ना यार, स्ट्रक्चरिंग की दिक्कत है ना। हम्म। क्योंकि आप इस तरह से लिख दोगे तो पढ़ने के चक्कर में दिख पता नहीं चलता, दिखता नहीं ना। इसी जो दिक्कत मुझे हुई वो दिक्कत एग्जामिनर को क्यों नहीं होगी। कहने का मतलब जहाँ लिख रहे हैं उसी के कहने का मतलब नीचे पैराग्राफ चेंज करके उसका रिकमेंडेशन दे दे। हाँ, क्योंकि पूंछी ये। आयोग का रिकमेंडेशन जब भी आप लिख, और हाँ, सब हेडिंग देना है। ओके सर। ठीक है ना। जैसा कि ठीक है, हाँ। राज्यपाल की, अच्छा डिस्क्रिशनरी पावर का हिंदी का होता है। विवेकाधीन शक्तियाँ। हाँ, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के साथ समस्याएं। हाँ। तो जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले, वैसे में अचानक से किसी को मुख्यमंत्री बना देने के संबंध में आप उदाहरण दे दोगे, गोवा का नाम दे दोगे, आप महाराष्ट्र का नाम दे दोगे। हम्म। या फिर राज्य ये सदन का सत्र अपनी मर्जी से बुलाने के संबंध में, इसके लिए आप अरुणाचल प्रदेश का नाम दे सकते हो।
महाराष्ट्र प्रदेश के, हाँ सर। हाँ, उसके उसको बाद जजमेंट लिखोगे। देंगे, हाँ। रबविया का जजमेंट देंगे कि कि प्रोटेस्ट कराना विचाराधीन। है। हाँ, विचाराधीन। फिर एक छोटा सा सब हेडिंग दोगे, विचाराधीन हम्म, शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की का निर्णय। निर्णय। एक हम्म, इसमें ठीक है, बोमाई जजमेंट में ये कहा, बीपी सिंघल में हम्म, ये कहा, तुम्हारा नेबाम रेबिया में ये कहा। ठीक है ना। अब हम्म। उसके बाद सुझाव फिर दोगे, ताकि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो आप अंडरलाइन तो कर नहीं रहे हो। तो जब आप सब हेडिंग ये सब दे दे रहे हो ना, तो एग्जामिनर को पता हाँ, चलेगा, अच्छा यहाँ पे इसने ये लिखा है, यहाँ पर इसने ये लिखा है, यहाँ पर इसने ये लिखा है। हाँ सर। अंडरलाइन नहीं ये करोगे तो उसको बताओगे ना कि हम कहाँ पर क्या लिख रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। यस सर। तो देखिए, तो वही मेरा कहना था, आप समझ गए। यस सर, अब एकदम समझ गए। आप बाकी आप दोनों भी समझ गए। हाँ जी सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना कि हिंदी थी तो। नहीं नहीं, आगे समझ। हाँ, क्योंकि देखिए इनको मैं ज्यादा लिखने को कह रहा हूँ, क्योंकि इनका कंटेंट इनका 38 नंबर का है और इनको ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस मिलते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। अब आते हैं इनका नैम वाले पर आए ना। हाँ सर, क्वेश्चन सर देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन अभी भी भेजे हैं सर, वो अरे क्वेश्चन गलती से क्वेश्चन टिक हम गए। पढ़ चुके हैं प्रभु, हम अभी वाला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आप उसके लिए चिंता काहे लिए कर रहे हैं। एक हाँ मिनट, वही सर। कहाँ गया यार। सर एक रिक्वेस्ट था सर आपसे, कि बोलिए। थोड़ा इंडिया इंडिया चाइना और अमेरिका के एक साथ लेकर सर एक हाँ, वीडियो बना दीजिए ना, समझा दीजिए हम लोग को। क्योंकि चाइना से लेकर बीपीएससी में 3 क्वेश्चन लगातार पूछ चुका है, लगातार हर प्रत्येक ईयर कुछ कुछ जोड़कर, इंडिया चाइना रिलेशन से। एक एक तो थोड़ा सा उसको समझा देते अच्छी तरह से ना, एक दिन की क्लास लेकर तो अच्छा रहता सबके लिए। एवरग्रीन टॉपिक है सर चाइना, बीपीएससी अच्छा, के लिए। थोड़ा सा 1 मिनट यार, एक तो, अरे कहाँ गया यार। एक तो मेरे को ये कंट्रोल नहीं करना आता ना, इस चक्कर गुड में। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1 मिनट, आके शायद क्लोज ब्राउजर। यार मैंने मिनिमाइज कर दिया, मेरे को पता नहीं चल रहा है मेरे को ये करना कहाँ से है। स्टॉप शेयर। हाँ चलो, अब ठीक है। तो अब क्या, वो इंडिया चाइना में कर दूंगा। मैं 1 मिनट पहले आपका हाँ पुराना वाला सवाल ले लूं। हाँ सर, सवाल ले लीजिए। ठीक है। आपका नेम वाला सवाल यहाँ है। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, एक बार मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म। अब जैसे देख लो, आप लोग सभी देख लो इस एक चीज को, ठीक है ना। इसको save। हाँ, जैसे कि ये देख लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नॉन अलाइनमेंट हैज बीन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्पररी कंटेक्स्ट। ठीक है। तो असल में इन्होंने क्या किया है ना, और वो हर कोई करता है, बहुत कॉमनली करता है, कि क्या सर, जैसे ही कितना बार नॉन हम बताएं। अलाइनमेंट देखा ना, सब के सब लोगों को नेम पर चले जाते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर चले जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी गलती है जो नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉन अलाइनमेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, इनफैक्ट है भी। तो जब हम नॉन अलाइनमेंट की बात करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है। हम्म। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी इशू में न्यूट्रल रहेंगे, हम्म। बल्कि हम एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेंगे। और ये जो दुनिया में चल रहा था उस समय का कोल्ड वॉर और
पोलराइज्ड वर्ल्ड में, बाइपोलर वर्ल्ड में हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे, बट वी अच्छा। विल टेक डिसीजंस ऑन आवर ओन एज पर आवर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, ये था नॉन अलाइनमेंट। अब उसके बारे में तो अब बाकी सारी चीजें करोगे ही कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड भी कर देंगे कि उसके बाद हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर भी बने, टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द थर्ड वर्ल्ड और न्यूली सर बोल सकते इंडिपेंडेंट हैं सर, स्टेट। हाँ, कि नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट मोमेंट दोनों सर ये है, कॉम्प्लीमेंट्री है सर। कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, कह और सकते दोनों, हो, लेकिन हम कितना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत सीमित तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोनों में पहले तो हम सर बातें सेम ही आती है। पहले हम नॉन अलाइनमेंट अपना एज अ पॉलिसी एक्सप्लेन करेंगे, और उसी का पार्ट बनाते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया नैम का भी पार्ट बना। ठीक है ना। लेकिन हम्म। क्या हुआ कि 1992 के बाद जब सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद क्या था कि वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर। अमेरिका। तो उस समय जो हमारा नॉन अलाइनमेंट था उसका री इनकारनेशन हुआ इन द हम्म। फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ सर। ठीक है ना। तो जब भी आप हम्म। नॉन अलाइनमेंट की बात करोगे तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करोगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी नॉन अलाइनमेंट ही है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि नए वर्ल्ड में जब इंडिया एक मेजर पावर बन के उभर रहा था, तो हमें चाहिए था कि हम अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्ते कायम करें, क्योंकि हम्म। हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रशिया के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है, बाकी फ्रांस हम्म। वगैरह कई देशों के साथ है। तो बात वही है ना कि फिर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है तो फिर तुम नॉन अलाइंड कैसे रहे। तो हमने टर्म दिया कि ठीक है, हमारा रिलेशनशिप तो सबके साथ है, बट स्ट्रेटेजिकली वी आर ऑटोनमस इन आवर डिसीजन मेकिंग। हम्म। ठीक है ना। तो इस यस तरह सर। से आप चलोगे। और जब सवाल ये आता है कि डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्पररी कंटेक्स्ट, तो इसके रेलेवेंस के फिर से दो साइड आ जाते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें नॉन अलाइनमेंट को छोड़ देना चाहिए या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को छोड़ देना चाहिए, हमें यूएसए के साथ अलाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो है, यूएसए के साथ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। आप क्वाड्रोप्सी है। मिलिटरीली बात करो, इकोनॉमिकली बात करो, टेक्नोलॉजिकली बात करो, कल्चरली बात हम्म। करो, तो हमारा इंटरेस्ट कन्वर्ज करता है। और इससे क्या होगा कि हम एक ज्यादा रिलायबल और ज्यादा डिपेंडेबल पार्टनर बन सकते हैं, और हम यूएसए और वेस्ट से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। यस सर। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर हम, हाँ, अगला क्या है, एक तो वो है वेस्ट के साथ फायदा, और दूसरा है कि हमारा जो नया चैलेंजर है वो चाइना बन के उभरा है, और चाइना को हम्म। हम अपने आप इंडिपेंडेंटली टैकल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा यूएसए के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। तीसरा क्या है कि हमारा जो एक और पार्टनर था रशिया, कि जिसको, चूंकि रशिया एक डिपेंडेबल पार्टनर था, उसके कारण हम यूएसए के साथ नहीं जा सकते थे। तो नाउ रशिया इज ऑल्सो वीकनिंग। रशिया कैन नॉट रशिया इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, रशिया की महत्ता घट गई है। हमारा डिपेंडेंस भी रशियन आर्म्स के ऊपर बहुत कम गया है। तो ये सारे हम्म। फैक्टर हैं जिसके कारण लोग कहते हैं कि इंडिया को नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर हम इसका काउंटर देंगे कि इंडिया का सिचुएशन ऐसा नहीं है, चाहे आप ज्योग्राफिकली बात करो, चाहे इकोनॉमिकली या मिलिटरीली बात करो, कि इंडिया किसी का जूनियर पार्टनर बन सकता है। अगला क्या है कि अगर हम यूएसए के साथ ज्यादा स्ट्रांगली अलाइन होंगे, तो सिर्फ रशिया के साथ नहीं बल्कि चाइना के साथ भी हमारे टेंशन बढ़ जाएंगे। एंड वी शेयर अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर विथ चाइना। हम्म। उसके बाद क्या है कि जो थर्ड वर्ल्ड के हम लीडरशिप की बात करते हैं,
वो हमारा क्लेम कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फिर जो थर्ड वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, दे विल लुक एट अस एज पार्ट ऑफ वेस्ट रादर देन पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। समझ रहे हैं पॉइंट सब? यस सर, सब पॉइंट्स को मेंशन किए हैं सर अपना आंसर में, देखिएगा लास्ट में। एक मिनट, सबसे पहले तो हम सवाल, आप तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर गए हैं यार। हाँ तो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट की बात कर रहे थे सर, वो क्वेश्चन ये अलग से कह रहे नहीं है, नहीं, ठीक हो गया अब इसमें। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कीजिएगा तो हमारा आंसर लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि हमें नॉन अलाइन, और उसके बाद अभी आप हाल फिलहाल में बात दे दोगे, किसका नाम दे दोगे? यूक्रेन क्राइसिस का नाम बता दोगे कि इंडिया एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में, जहाँ की ये रशिया हो गया, फिर तुम्हारा ये हो गया, ये सारे के सारे, एक तरफ रशिया और चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है। ऐसे समय में इंडिया को एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एज अ मीडिएटर की तरह देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का पाथ रखा है, और इसके साथ फायदा हमें यह भी हुआ है कि हम अपने इंटरेस्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। चाहे वो रशिया के साथ डिफेंस प्रोक्योरमेंट का हो, चीपर ऑयल एक्सेस करने का हो, या फिर यूएसए के साथ हम क्वाड में एंगेज्ड हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में यूएसए के साथ एंगेज्ड हैं, वी आर एंगेजिंग विथ फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, in order to provide a solution to the ongoing crisis। तो इसलिए जो नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी इज, इट कंटिन्यूज टू रिमेन रेलेवेंट फॉर इंडिया। ठीक है ना? यस सर। अभी मेरे पास असल में ये वाला मैं टॉपिक देखा नहीं था, इसलिए एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी स्कॉलर्स का नाम है नहीं कि किनका किनका आपको नाम देना चाहिए इसके सी फेवर में, राजा मोहन अगेंस्ट में। सर, अगेंस्ट में सी राजा मोहन बोलते हैं सर, नहीं, फिर से सी राजा, गोखले जी बोलते सी राजा मोहन, हाँ वो कहते हैं कि हमें ज्यादा क्लोज जाना चाहिए हैं यूएस स्टॉर्च, से। हाँ वो बोल रहा है कि इंडिया महा सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, तो इसीलिए स्ट्रेटेजी इकोनॉमी की अभी आवश्यकता नहीं है, जो आप बोले हैं बात, हम्म। तो बोलते हैं वही बात बोले हैं। या फिर फिर आप से प्रोफेसर, हर्ष पंत का नाम लिख सकते हो, वो है इसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के फेवर में। हाँ वो भी। हर्ष पंत का नाम, आगे आप विजय गोखले का आगे नाम ले सकते हो, जितने भी विजय हमारे गोखले भी बोले डिप्लोमेट्स हैं कि वो सब का नाम ले सकते हो, वो सब ये बोले स्ट्रेटेजिक हैं कि ऑटोनॉमी सर के इस फेवर में। अब हाँ बोलिए। आइडियोलॉजी बेस्ड ना रहकर इशू बेस्ड हो गया आप लोगों का ये फॉरेन हाँ पॉलिसी, गोखले बोले हैं, हाँ तो हाँ हाँ सब हाँ हाँ। मेंशन की। हम्म, तो नहीं, वो देखो वही बात है ना कि मैं आपका वो जवाब देखूंगा, क्योंकि ये सवाल नेम के लिहाज से ना मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ नॉन अलाइनमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर यस कट सर। दिमाग में डाल लीजिए। जिस समय हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करने लगेंगे ना, हम्म। उस समय हम बात करेंगे हमेशा थर्ड वर्ल्ड एज अ होल की बात करेंगे, कि जो नए नए यस सर। चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है, चाहे वो इकोनॉमी के रिगार्डिंग है, टेररिज्म हुआ है। हाँ टेररिज्म है, तो इन सारे करप्शन। इश्यूज को फ्रंट पर लाने के लिए, यूएन में, यूएन और यूएनएससी में रिफॉर्म्स और लाने के लिए, डब्ल्यूटीओ पर नेगोशिएशंस के लिए, इन हाँ चीजों के सर लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंटिन्यूज टू रिमेन रेलेवेंट। यस सर। बस वही है कि इसको अपना जो एजेंडा है उसको रीओरिएंट करने की जरूरत है। लेकिन ये सारे आर्ग्यूमेंट किस में आएंगे? ये सारे आर्ग्यूमेंट आपके आ जाएंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के केस में। तो आप इस सवाल को समझिए, नॉन यस अलाइनमेंट सर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो एक ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ग्रुपिंग है। ठीक है? यस सर। यस सर। आप गुरप्रीत से आप लोग का क्लियर हो गया? हाँ जी सर। और राजीव ही इज न्यू। राजीव, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। Sir, actually, these days I'm outside, so maybe in another week I'll start writing. So till then I will just watch. अच्छा, नहीं तो वही था कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इन्होंने इस क्वेश्चन में
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक्सप्लेन कर क्या रखा था। सर, तो Okay. अभी ना, Yeah. अरे क्या, अच्छा इतना बुरा लग रहा है? बार बार सर एक ही बात बोल रहे हैं, हम काहे बोल रहे नहीं हैं कि सर बोलेंगे ये भाई? नाम का भी, सर नाम का क्वेश्चन था, फिट हो गया अलग से सर, हम ध्यान नहीं अच्छा दिए। ठीक है, अब तो नहीं क्वेश्चन नीरज बोलेंगे। नीरज हाँ बेसिक बेसिक बात सुनो। तुम ऑफेंड मत हो बिल्कुल भी। ये बहुत बहुत नॉर्मल सी गलती है। एक बार एक टॉपर रैंक होल्डर से भी ये मिस्टेक हो गया था, उनसे भी एक वर्ड की मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन उनका ऐसे का वो हो गया था। तो ठीक है ना, सही यहाँ बोल रहे पे हैं। तुम अगर चीजें इंप्रूव हो जाएंगी तो एग्जाम में तो नहीं होगा ना ऐसा कुछ। हाँ ये तो, हाँ हाँ, तो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरे लेकिन देखो ना, 7 क्वेश्चन भेजबो किए हैं ये में ग्रुप में, तो उसी का क्वेश्चन अच्छा आंसर था। ठीक है, मैं क्या देख करोगी लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। सर? मेरा तो एकदम आराम से एकदम, जाने दीजिए, ठीक है सर, अब की बार ध्यान से अरे पढ़ेंगे। ठीक है भाई। कल बहुत मजे, तुम कल नहीं परसों बहुत मजे ले रहे थे ना? हाँ। हम तो वही है ना। देखो मामला पलट गया परसों, मतलब फ्राइडे को। जल्दी जल्दी में सर क्या मतलब करें। हम ये समझे या ना समझे, पर हमको बहुत बड़ी बात समझ में आई है सर इस क्वेश्चन से। भले गलती इसने की है, लेकिन मतलब मेरा जब पहला सर से जब सवाल था तो मेरा भी ऐसा ही था कि क्वेश्चन था कुछ और हम समझ कुछ और रहे थे। तो समझो ना कि हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्वेश्चन का डिमांड नहीं समझ पा रहे। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो मेरे को अरे बहुत नहीं बड़ा मतलब समझे। लेसन मिला है इस क्वेश्चन से कि कभी भी ये नॉन अलाइनमेंट या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक चीज नहीं माननी है। इनका बहुत बड़ा इन, लेसन है ये। इनका क्या डाउट हुआ था ना कि प्लेटो का जो, ये पॉलिटिक्स और पॉलिटी में कंफ्यूज कर गई थी। और सवाल सर यस क्या सर। अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के ऊपर था, और इन्होंने पूरे का पूरा उसका पॉलिटी जो था वो एक्सप्लेन कर रखा था। और वो वही ना, कितनी हम्म, कितना बड़ा मतलब ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा ये, और हम इसको कितना लाइटली ले रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है। एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन का डिमांड नहीं फिल कर पाएंगे तो फिर नंबर तो नहीं मिलेगा ना। तो अच्छा ठीक है भाई। अब आज की चीजें तो डिस्कस हो गई, क्योंकि और तो कोई क्वेश्चन मेरे सामने है नहीं जिसे कि डिस्कस सर करना है। तो बोल रहे हैं कैसे सर, इंडिया चाइना का सर थोड़ा सा रिलेशन पढ़ा दीजिए ना। अरे अभी तुरंत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आज नहीं, 2-3 दिन के बाद ही, जब हाँ आपको आप ठीक है, हम कंफर्टेबल होंगे तब। मटेरियल भी दे देंगे और बता भी देंगे हाँ कि हाँ इससे क्या क्या सवाल आ हाँ, सकता है अलग अलग डायमेंशन से, वो हम सब हम एक्सप्लेन आपको करेंगे। क्वेश्चन सर आपको भेज देंगे सर, जो ठीक है ठीक है बीपीएससी में ठीक है। पूछा है, उसी के ये अनुसार सर। ठीक है, यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है, तो इसके बाद मैं दोबारा सेशन ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि कुछ खास तो डिस्कस करने ठीक है को सर, है नहीं अब। ठीक यस है सर। सर। सर मिल वाला क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा। ओके हाँ फिर, सर, ओके सर। ठीक है, रखते हैं। हाँ सर, ओके, ओके थैंक बाय। यू। थैंक यू सर। अबे, अब ये बंद कहाँ से होता है? एंड।